तबाही और आंसुओं के बीच अब नेपाल में फूट पड़ा है लोगों का गुस्सा। भूकंप की तबाही के बाद सरकार की तरफ से चल रहे राहत इंतजामों को लेकर लोग नाराज हैं। काठमांडू में आज लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साई भीड़ ने घंटों काठमांडू की सड़कों को जाम कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी कोशिश की। ये काठमांडू की सड़कों का हाल है, जहां लोग भूकंप के बाद अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। मलबा, मुसीबत, आंसू और गुस्सा, इन सब के साथ संभलने की कोशिश कर रहा है नेपाल। 100 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हर गुजरते पल के साथ तबाही की नई तस्वीर सामने आ खड़ी होती है। नेपाल के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। मौत का बढ़ता आंकड़ा, अस्पताल में बढ़ती घायलों की संख्या और जीने की जरूरतों को जुटाने की कोशिश, बस अब यही बाकी है। प्यास बुझाने के लिए पीने का पानी कहां से लाएं? खाना कहां से मिलेगा? और जिंदगी का अगला ठिकाना क्या होगा? हर नई सुबह के साथ तबाही की कुछ और तस्वीरों से जूझ रहा है नेपाल। मलबों की तरफ उठने वाले उम्मीद भरी निगाहें अब थकने लगी हैं, लेकिन बाकी बची जिंदगियों के सामने भी मुसीबतें कम नहीं है। जीने के लिए बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद जारी है। तबाही और मुश्किलों के बीच अब जिंदगी चौंका रही है। करीब 84 घंटे मलबे में दबे रहने के बाद एक शख्स की सांस जब चलती हुई सुनाई पड़ी तो रेस्क्यू टीम की हिम्मत बढ़ गई। करीब 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इसे 7 मंजिला इमारत के मलबे से निकाला गया। गोंगबू इलाके में सशस्त्र प्रहरी बल और फ्रेंच रेस्क्यू टीम ने मिलकर इसे अंजाम दिया। भूकंप की तबाही में हजारों लोगों की मौत हो गई और उससे 10 गुना लोग घायल पड़े हैं। हालत यह है कि अस्पताल में इतनी बड़ी तादाद में बीमार पड़े लोगों के लिए इलाज की सुविधा जुटानी मुश्किल हो रही है। दवाइयों की कमी है। राहत शिविर से अब लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। मलबा है तो क्या हुआ, आस आखिर अपने आशियाने से ही बंधी है। सारे लोग यहाँ नेपाल सरकार ने 500 से ज्यादा बसें लगाई हैं कि लोगों को अपने गांव तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके, और ये तमाम लोग यहाँ कतार लगाए खड़े हैं। 5 किलोमीटर से लंबी कतार है और सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनके यहाँ की बस कब आएगी और उन्हें सुरक्षित अपने गांव तक ले जाएगी। नेपाल में तबाही के निशान हर तरफ बिखरे हैं। यूनेस्को से जुड़ी विश्व विरासत दरबार स्क्वायर मलबे में तब्दील हो चुका है। तिनके तिनके इन धरोहरों को समेटने में शायद बरसों लग जाएंगे। आज तक भी यूएन की एक एजेंसी ने दावा किया है, और सुनकर आपको हैरानी होगी कि करीब जब यह भूकंप आया उस दरमियान, मतलब इस पूरी आपदा के दरमियान तकरीबन 50,000 गर्भवती महिलाएं हैं जो कि सबसे प्रभावित हुई होंगी नेपाल में ही। आफत की अगर बात की जाए तो आफत का पहाड़ टूट जाए लेकिन जिंदगी रुकती कहां है। भूकंप के कहर से काठमांडू भी उबरने की कोशिश में जुटा है। बाजार में हलचल शुरू हो गई है। यहां का हाल बता रही है हमारी संवाददाता श्वेता सिंह। न्यू रोड पर स्थित जो बाजार हैं वो नेपाल के काठमांडू के सबसे व्यस्त इलाकों में से माने जाते हैं। दुकानें धीरे धीरे एक एक करके खुल रही हैं। आपने दुकान अपनी खोल ली है? अभी खुला है ये। आज ही से? आज दिख रहा है कि धीरे धीरे कुछ दुकानें अब खुलना, उम्मीद है, मतलब खुलने की उम्मीद है, ये बात है। आपको उम्मीद है कि लोग भी आएंगे अब खरीदारी करने के लिए? अब धीरे धीरे आएंगे सब। हाँ, ये दरअसल देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियों की दुकान है, कुछ जरूरी चीजों की दुकानें भी रास्ते भर हमें खुली हुई दिखती हैं, लेकिन कुछ दुकानों के बीच एक शटर आप नीचे भी देख सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर बेचने आज से शुरू किया या पहले से शुरू किया? आज से ही शुरू किया। लोग आ रहे हैं देखने के लिए? जी मैम। तो डर लग रहा है कि यहाँ पर दुकानों में बैठने में अभी, या नहीं अब सब ठीक लग रहा है? थोड़ा थोड़ा डर भी है, डर तो पैदा रहा है, लेकिन निकलना भी जरूरी है। निकलना भी जरूरी है। हाँ। दरअसल
भीड़ थोड़ी थोड़ी अब दिखनी शुरू हुई है। ये तो कैमरे के लिए आई हुई भीड़ है, लेकिन वैसे बाजार में थोड़ी थोड़ी जो खरीदार हैं वो निकलना शुरू हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर एक दुकान खुली दिखती है, दूसरा शटर डाउन, तीसरी दुकान खुली, चौथा शटर डाउन। अब नेपाल को इंतजार है कि धीरे धीरे सब खुल जाए, क्योंकि इसी व्यवसाय पर तो उनकी जिंदगी आधारित है। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ श्वेता सिंह, काठमांडू, आज तक। चीजों के कई जगह दाम बढ़ गए हैं। कुछ जगह ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि होर्डिंग की जा रही है। 1934 में जब भूकंप आया था तो तब वहां पर जो प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा थे, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी खबर आती है कि कोई भी होर्डिंग कर रहा है या चीजों को लोगों में नहीं बांट रहा है तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। पटरी पर लौटने की जद्दोजहद आसान नहीं है। लोग फिर से अपने कारोबार को संभालने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन गाड़ियों के लिए पेट्रोल की कमी है। पेट्रोल पंप की हालत बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। विनाशकारी भूकंप के बाद काठमांडू अपने आप को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। दुकानें खुलने लग गई हैं, बाजार खुलने लग गए हैं, लोग सड़कों पर निकलने लग गए हैं। जाहिर है पेट्रोल पंप जो इतने दिनों से सूने पड़े थे, वहां कतारें लग रही हैं, लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? राम आशीष ठाकुर। तो कितनी देर से आप लोग कतार में खड़े हैं? करीब आधे घंटे से। आधा घंटा से खड़े हैं। हाँ। और कितनी उम्मीद लगती है पूरा पेट्रोल मिलने की? 1 घंटा के करीब में लग जाती है, कभी कभी तो 2-2, 3-3 घंटा लग जाता है। यानी 1-1 घंटा 2-2 घंटा इनको लग जाते हैं। अभी आधा घंटा से लोग लाइन पर खड़े हैं। अधिकतर पेट्रोल पंप की यही हालत है, या तो पेट्रोल पंप खुले नहीं है, अगर खुल गए हैं तो उनके पास पर्याप्त पेट्रोल नहीं है। जहां पेट्रोल है वहां लोगों की लाइन लगी रहती है। ये आप आपका नाम क्या है? अभिषेक, कितनी देर से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा अपनी बारी का? नहीं, हम तो इधर पेट्रोल बांट रहे हैं। अच्छा, तो आपने हेलमेट भी लगाया हुआ है? या भूकंप की वजह से कि भूकंप आएगा तो हेलमेट से बचा होगा? उसी से डर के। आपका नाम क्या है? मधुसूदन बहादुर पांडे है। मधुसूदन पांडे जी, कितनी देर लाइन में लगना पड़ा आपको बारी? और ये लोग खाना खाए इसलिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो पड़ रहा है। आपको इंतजार करना पड़ा? 1 घंटा 1 घंटा 1 से सवा घंटा इंतजार करना पड़ रहा अपनी बारी के लिए। यहाँ से पीछे तक लाइन लगी है, क्योंकि इस पूरे इलाके में 1-2 पंप ही पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पेट्रोल मिल रहा है। बाकी जगह तो स्टॉक खत्म है या फिर वो खुले नहीं हैं। जहाँ खुले हैं वहाँ ऐसी ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं पीछे तक, और लोग फिर भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कराहट के साथ ही सही ये शहर आगे बढ़ना चाहता है अपनी रॉ में पहले की तरह। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, काठमांडू, आज तक। यूएन ने तकरीबन $15 मिलियन की सहायता राशि भेजना शुरू कर दिया है। तबाही के 100 घंटे बाद काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास क्या हालात हैं? कुमार अभिषेक वहां पर गए तो उन्होंने जाना कैसे धीरे धीरे अब लोग मंदिर आना शुरू कर रहे हैं। भारी भूकंप के बाद अब फिर से नेपाल में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हम पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ का माहौल भी अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। वही भक्तिमय वातावरण फिर से दिखने लगा है। लोगों के हाथों में फूल पुष्प प्रणाम करते लोग और धीरे धीरे श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद। पशुपतिनाथ मंदिर में जिस तरीके से जिंदगी सामान्य हो रही है, ये इशारा करता है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही नेपाल इस सदमे से उभरेगा। हम इस प्रांगण में हैं, कई लोग हैं जो इस भूकंप के बाद भी दूर दराज से आए हैं और पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए हैं। ये बताइए, जिंदगी लौट रही है यहाँ पटरी पे? एकदम जिंदगी लौट रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतना विनाशकारी भूकंप आने के बाद में भी लोग जो है सहमे हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन अब लग रहा है कि जिंदगी सामान्य हो रही है। और इसका श्रेय जो मैं मानता हूँ, आज हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी जो 11वें आचार्य हैं हमारे जैन धर्म के, सारे धर्मों को जाता है। और भी लोग हैं यहाँ पर। आप मंदिर प्रांगण में आप भी आए हैं, वापस पटरी पर आ रही है जिंदगी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। 4 रोज से जो संकटकारी स्थिति पैदा हुई थी नेपाल में, ये बिल्कुल अब पटरी पे आना शुरू हो गया है। और हमें आशा है, विश्वास है, पशुपतिनाथ से प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो हम लोग फिर इसको
पटरी पर लाया। तो ये आम आदमी की भावनाएं हैं। आप देख सकते हैं लोग जिस मंदिर में पूजा अर्चना करके लोग बाहर भी निकल रहे हैं और सबके हाथ में फूल प्रसाद सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन जितनी जल्दी ये नेपाल सामान्य हो उतना अच्छा होगा इस देश के लिए, और इसकी कोशिश नेपाल के साथ साथ दुनिया भर के देश कर रहे हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, आज तक। काठमांडू में जो लोग हैं वो अब काठमांडू छोड़ के, चाहे उनकी नौकरी हो, चाहे उनकी दुकान हो, बच्चों के स्कूल हो, छोड़कर अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। खौफ में है, दहशत में है। इस वजह से तबाही के बाद जहां मौत का आंकड़ा डरा रहा है, वहीं अस्पतालों की हालत भी बदतर हो रही है। घायलों का आना लगातार जारी है। अस्पताल का हाल बता रही है हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोहिपाल। काठमांडू और आसपास के इलाकों से भूकंप पीड़ितों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती चली जा रही है। जितने लोग आ रहे हैं उन्हें इलाज की जरूरत है और अस्पताल में डॉक्टर निरंतर काम कर रहे हैं और इस बात को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी दवाइयों की जरूरत है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है। अस्पतालों में दवाइयों की और ज्यादा जरूरत है। जिस हिसाब से पेशेंट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। हर तरह की दवाई रखी हुई है, सलाइन से लेकर बाकी सारी दवाइयाँ, बैंडेज से लेकर बाकी सारे। लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं, खास तौर से टीयू टीचिंग इंस्टीट्यूट जो ये है, टीचिंग कॉलेज जैसे को टीचिंग अस्पताल कहते हैं नेपाल का, वहां पर इस समय दवाइयों की कमी हो रही है। मैम, किस तरह की दवाइयों की कमी हो रही है इस समय? ये बैंडेज, कास्ट बैंडेज, प्लास्टर, हैंडी प्लास्ट, कॉटन, सिरिंज, निडिल, टेप, हैंडी प्लास्ट, मेनी gauze pieces, rural bandage, and many types of the medicines, and diclofenac and painkiller, एंटीबायोटिक। वो दवाइयां हैं जो जिन लोगों को चाहिए होती हैं फर्स्ट एड के लिए, और ये दवाइयां चाहिए होती हैं क्योंकि ये पहला इलाज करने के लिए चाहिए होती हैं। अधिकतर लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, चोटें लगी हैं, इतनी तकलीफ में हैं कि उन्हें पेन किलर्स की जरूरत है, जिसकी अभी फिलहाल बहुत जरूरत है। नेपाल में पूरी तरह सभी अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो रही है। ज्यादा सप्लाई चाहिए दवाइयों की, जो देश विदेश से आए या फिर यहाँ पर ही प्रोक्योर हो सके। मार्केट्स नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल पूरी तरह से लगा हुआ है कि जितनी जल्दी हो सके दवाइयों की सप्लाई बढ़ाई जा सके, क्योंकि मरीज लगातार दूर दराज के इलाकों से शहर के अस्पतालों में आ रहे हैं। जिलों में तो अस्पताल चल ही नहीं रहा है, वहां पे अस्पताल भी टूट गए हैं। काठमांडू के कुछ अस्पताल जारी हैं जो काम जारी रखा है, जिन्होंने जहां पे लगातार डॉक्टर काम कर रहे हैं, विदेश टीम्स काम कर रही हैं, बाहर से आई हुई सारी टीम्स काम कर रही हैं, जिसमें एम्स की भी एक टीम शामिल है। और इन सब का कहना है कि दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है और जितनी जल्दी हो सके दवाइयों की सप्लाई बढ़ाई जाए। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, काठमांडू, नेपाल, आज तक। भूकंप से कांप रहे दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे शिखर पर, एवरेस्ट पर अब भी कुछ पर्वतारोही फंसे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं आईपीएस अधिकारी अपर्ण कुमार। अपर्णा कुमार के पति सोनभद्र जिले के डीएम हैं। एवरेस्ट से सुरक्षित वापस लौटे पर्वतारोहियों ने बताया कि अपर्णा सुरक्षित है। एवलॉन्च के बाद 3 हेलीकॉप्टरों पर सवार बचाव टीमें बेस कैंप 1 और 2 पर मिशन चला रही हैं। बेस कैंप में 18 लोग मारे गए थे, जबकि 150 से ज्यादा, तकरीबन 150 फंसे हुए पर्वतारोहियों को वापस लाया जा चुका है। जिलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शनिवार को आए भूकंप के समय उनकी पत्नी करीब 6400 मीटर की ऊंचाई पर थी। उनके साथ 19 साथी भी थे। इस समय नेपाल से वापस आने वाला रास्ता बंद हो चुका है और इस दल के लोग तिब्बत के रास्ते नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों का वापस आना जारी है, लेकिन अब भी कई घरों में इंतजार बाकी है। नेपाल के में कपड़ों का कारोबार करने के लिए मेरठ से बड़ी संख्या में लोग गए हुए थे। बताया जा रहा है कि मवाना तहसील क्षेत्र के लगभग 60 लोग भूकंप के बाद से वहां फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों की 3 दिन पहले अपने परिवार से फोन पर बातचीत भी हुई है और उन्होंने नेपाल से हालात भी बताए हैं, लेकिन अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल की तबाही में घायल हुए लोगों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गोरखा समाज समिति का कहना है कि भूकंप पीड़ितों की मदद वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एक नियति का खेल आपको बताएं, जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त दरबार स्क्वायर में एक मंदिर के अंदर कई लोग अपना रक्तदान कर रहे थे और कई नर्सेस भी।
अभी तक कोई भी वहां पर जिंदा नहीं बच पाया। नेपाल की मदद के लिए यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों से लगातार मदद भेजी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुद अपनी निगरानी में राहत सामग्री भिजवाई है। नीतीश कुमार सीतामढ़ी में थे। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रोजाना 5000 पैकेज भेजे जाने चाहिए।